अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके हाजिर हुई हूँ कदम कदम पे खौफ के साए फैलाती एक अनोखी और अछूती कहानी आसेबी रात। उसने कॉफ़ी का मग लबों से लगाया और फिर वहाँ पड़ी अजीब व गरीब पुतले देखने लगी। इस वक्त वो अपने हॉस्टल के रूम में थी। गरम गरम कॉफ़ी की मज़ेदार चुस्कियाँ लेते वो खिड़की के बाहर का मंजर देख रही थी। ये इस हॉस्टल के बैक साइड थी, जहाँ पर एक बहुत बड़ा चटियल मैदान था। इस जगह के बारे में हॉस्टल की सीनियर लड़कियों ने मशहूर कर रखा था कि वो जगह आसेबी है, क्योंकि वहाँ पर लोग तावीज़ गंडे करके फेंक जाया करते थे और बकौल उनके कई बार चलते फिरते सायों को भी देखा गया था। हॉस्टल की लड़कियाँ इस जगह के मौजू पे बात करते हुए भी जान जाती थी, लेकिन इसे जब भी मौका मिलता वो इसी ग्राउंड में झांकती, ना जाने क्यों कुछ ढूंढने की कोशिश करती थी। लड़कियां इसे हमेशा मना करती थी, मगर वो बाज ना आती और अपनी सरगर्मियों को जारी रखे हुए ही थी। इन्हीं दिनों इसका आखिरी सेमेस्टर चल रहा था और अगले कुछ महीनों में वो इस कॉलेज और हॉस्टल दोनों को अलविदा कहने वाली थी। इसके ग्रुप में 5 लड़कियां शामिल थी। पांचों की बहुत बनती थी, सबकी सब खुश मिजाज और शौक व चंचल थीं। महरू, तुम अभी तक यहाँ खड़ी हो, बाज नहीं आओगी? अपनी हरकतों से एक गुस्से से भरपूर आवाज़ पर वो चौंक के पीछे पलटी तो उर्वा माथे पे तेवरियाँ चढ़ाए कमर पे अपने दोनों हाथ टिकाए गुस्से से इसे देख रही थी। वो इसका अंदाज देख के लब दबा के मुस्कुरा पड़ी। क्या? उसने हाथ का इशारा करते हुए सवालिया अंदाज में पूछा। ज़्यादा दांत निकल रहे हैं तुम्हारे महरू? मुझे बस एक दफ़ा बता दो, कब सुधरोगी, कब आएगी तुम्हें अक्ल? कितनी दफ़ा तुम्हें समझाया है कि खुदारा वहाँ मत जाया करो। खुदा ना खास्ता कल कुछ उल्टा सीधा हो गया तो रोती रहोगी फिर सारी उम्र बैठकर। वो बूढ़ी अम्माओं की तरह इसे डांटती, नसीहत करती खिड़की की तरफ आई, उसे बंद करके अच्छी तरह से चटखनी लगाई और पर्दा बराबर करके वहाँ से वापस इसकी तरफ मुड़ी, जबकि महरू चुपचाप इसकी कार्रवाई देखती रही। जब एक बात को तुम लोग सर पे सवार करोगे तो वो कब तुम्हारा पीछा छोड़ेगी? महरू अपनी धुन में बोली। क्या मतलब है तुम्हारा? उर्वा ने अपनी भवें उचकाई। मतलब ये कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, बंदे के दिमाग का फतूर है। तुम लोग जिस तरह का अंदेशा पालोगे वही होगा। इसने कॉफ़ी का मग टेबल पे रखा और अपनी शॉल को अपने गिर्द अच्छी तरह लिपेटा। मतलब तुम अब भी मेरी बात नहीं मानने वाली? उर्वा ने पूछा तो इसने कंधे उचका दिए। तो मर जाओ कहीं जाकर, उर्वा ने दांत पीसे। नीचे चलो, जनीशा और माहरूख दोनों हमारी वेट कर रही हैं। इससे पहले कि यमुना जाग जाए ये काम हमने निपटाना है, वरना सारा सरप्राइज़ का बेड़ा गर्क हो जाएगा। यमुना उनके करीब ही अपने बेड पर गर्म लिहाफ में सारे गधे घोड़े बेच के सो रही थी। आज इसका बर्थडे था और वो चारों इसे सरप्राइज़ देना चाहती थी। आज वीकेंड था, चूँकि उन्हें काम करने की फुर्सत काफ़ी थी, इसलिए वो सब इंजॉय करना चाहती थी। चुनाचे उन्होंने क्लास की तमाम लड़कियों को भी साथ मिला लिया था। हाँ, मैं भी इंतज़ार कर रही थी तुम्हारा। चलो जहाँ जाना है। महरू इसका जी जलाने के लिए नाक भवें चढ़ा के बोली। इसके तेवर देख के उर्वा ने गुस्से से सर झटका और दिल ही दिल में मुस्कुराती हुई कॉफ़ी के बड़े बड़े घूंट लेने लगी। इसका कमरा अच्छा खासा बड़ा था, जिसमें 12 लड़कियां रिहाइश पजीर थी, इसलिए 2 लाइनों में 6-6 बेड बिछे हुए थे। दरमियान में गुजरने की थोड़ी सी जगह छोड़ दी गई थी। वो लोग जब शाम को वापस पहुंची तो यमुना माथे पे तेवरियाँ चढ़ाए इंक्वायरी के लिए खड़ी थी। न जाने किस तरह इसे समझा बुझा के असल बात छुपाई गई। इसी चक्कर में आधा घंटा मज़ीद सर्फ हो गया। जनीशा के साथ यमुना को उन्होंने बहला फुसला के जूनियर्स के रूम में भेज दिया था। इन चारों लड़कियों ने मिलकर अच्छा खासा इंतज़ाम कर डाला था। खाना तक उन्होंने बाहर से मंगवाया था और फिर केक के साथ और भी बहुत से लवाज़मात शामिल थे। उन्हें एक बड़े टेबल की ज़रूरत थी जो उन्हें मैसर नहीं था। खाना रखने के लिए उन्होंने 2 बेड को साथ जोड़ा, उसके ऊपर एक खूबसूरत सी चादर बिछा दी। कुर्सियाँ नीचे वेटिंग रूम से उठा लाई थीं। अब ये एक डाइनिंग टेबल लग रहा था। क्लास की दीगर लड़कियां भी जोशो खरोश थे उनके साथ दे रही थी। डेकोरेशन के उमूर वो अपने बिल बूते पे
अंजाम दे चुकी थी। टेबल के ऊपर केक और दूसरी चीज़ें रख के वो सांस लेने के लिए बैठ गई। उन्हें मुसलसल 3 घंटे से 4 घंटे हो चुके थे भागते दौड़ते। तकरीबन 10 मिनट के बाद महरू ने उर्वा को इशारा किया तो मारूख को लेके बाहर निकल गई। आज कोई ज़्यादा सर्दी नहीं थी। आसमान साफ सुथरा और सितारों से भरपूर था। उर्वा मारूख के साथ रूम से पूरी जोश और खरोश से बाहर निकली और यमुना के पास पहुंच के इसका सारा जोश मलियामेट हो गया, क्योंकि यमुना अभी तक सो रही थी। इसे नींद से जगाना जान जोखों का काम था। कमरे में पहुंच के इन्होंने जनीशा को आवाज़ें लगाई जो इसके साथ ही लेटी थी। आवाज़ सुन के फ़ौरन उठ बैठी। इन दोनों ने इसे चलने का इशारा किया तो यमुना को उठाने लगी। काफ़ी दफ़ा आवाज़ें लगाने के बाद भी जब वो ना उठी तो वो दांत पीसती हुई बुरी तरह इसे झंझोड़ने लगी, लेकिन वो टस से मस ना हुई। 12 बजने वाले थे। उनके पास टाइम ज़्यादा नहीं था। जब काफ़ी देर तक यमुना की तरफ से उन्हें कोई उम्मीद नज़र ना आई तो दोनों ने गुस्से से उसे इसके दोनों बाजुओं से पकड़ के खींचा तो आंखें खोलने की हल्की सी कोशिश करती उठ बैठी। क्या है भाई, वो खुमार आलूद आवाज़ में बोली और इससे पहले कि वापस अपने जिस्म को बिस्तर पे गिरा लेती इन दोनों ने इसके पाँव पकड़ के जूतों में घुसेड़ दिए और इसके भारी भरकम वजूद के अपने नातवा कांधों पे गिराकर बाहर निकल गईं। तीनों एक बहुत मुश्किल मरहला सर अंजाम दे चुकी थीं। यमुना की सालगिरह बहुत शोर शराबे के साथ मनाई गई। 1:30 बज चुका था। जब वो फारिग हुई तो उन्होंने सब कुछ जल्दी जल्दी समेटा। इस वक्त वो इतनी थक चुकी थी कि अब मज़ीद इनमें हिलने की भी सकत नहीं थी और फिर वो सब अपने अपने बेड पे सो गई। बिजली की ज़ोरदार गरज से उर्वा की आँख खुली तो तकरीबन 2:30 बजे का वक्त था। तमाम लड़कियां इसके आसपास बैठी मीठी नींद के मज़े ले रही थी। बल्ब बंद था, यानी लाइट भी मौसम की वजह से जा चुकी थी। इसने अंधेरे में आंखें फाड़ के इधर बिधर देखा। अचानक एक दफ़ा फिर बिजली चमकी और 1 सेकंड में कमरे के पूरे मंजर को वाज़े कर गई। इसकी आंखों में खौफ उतर आया। इसने विंडो की जानिब देखा जो कि बंद थी। पर्दा भी बराबर था और अपने खौफ को कम करने के लिए अपना लिहाफ सीधा करके करवट बदल के लेट गई। इसी वक्त जैसे बहुत तेज़ आंधी चलना शुरू हो गई। दफातन एक बहुत बड़ा धमाका सा हुआ, जैसे किसी ने इसके कमरे की छत पे बहुत ज़ोर से अपने गज़ब का इजहार किया हो। इस धमाके की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि कुछ और लड़कियां भी उठकर बैठ गईं। इसमें मारूख, महरू और जनात शाह भी शामिल थीं। सब की सब नासमझी से होने वाले इस खौफनाक सानिये को देखने की कोशिश में मसरूफ़ थीं। ये क्या हुआ? जनीशा खौफज़दा से अंधेरे में आंखें फाड़ कर बोली, कुछ नहीं हुआ, आंधी चल रही है, इसी वजह से कोई चीज़ गिरी होगी। छत पर काड़ कबाड़ की कोई कमी है या तुम लोग सो जाओ आराम से। महरूना बिलावजह अपना बड़ापन झाड़ा ना। वो खुद अच्छा खासा डर चुकी थी। इसी वक्त कमरे की फ़िज़ा में एक निस्वानी चीख गूंजी तो सब लड़कियों के दिल धक से रह गए। ये रमशाती से ऐसा लगा जैसे इसके करीब कोई गुर्राहट हुई हो। अब तुम्हें क्या हुआ? सबकी निगाहें मरकज़ बन गई। महरू ने उठकर इधर उधर हाथ मार के टॉर्च ढूंढा और इसे जला के अपने पास रख लिया। अब कमरे में अच्छी खासी रोशनी थी। वो यहाँ ना मैंने अभी कोई गुर्राहट की आवाज़ सुनी है। रमशा खौफ से थर-थर काँप रही थी। लड़कियों के दिल दहल गए। क्या? इसके शोशे छोड़ने पर सब लड़कियों की हालत मज़ीद ख़राब हो गई। उर्वा मारूख दोनों एक बेड पे होकर एक दूसरे से चिपक कर बैठ गईं। इससे पहले कि मज़ीद कुछ होता, फ़िज़ा में एक दफ़ा फिर किसी की गुर्राने की आवाज़ आई। उन्होंने आवाज़ की सिम देखा तो सब अपना सर पकड़ के बैठ गईं। तमाम लड़कियाँ इस खौफनाक हालत में जाग चुकी थी, लेकिन यमुना साहिबा रमशा के साथ वाली चारपाई पे लेटी अपनी नींद पूरी करने की तमाम रिकॉर्ड कायम कर रही थी। गुर्राहटें यानी खर्राटों की आवाज़ें इसी के मुंह से तशरीफ़ फरमा थी। सारी लड़कियां दांत पीस के रह गईं। सब की जान पे बनी हुई थी और मोहतरमा आराम फरमा रही थी। रमशा को सुबकी हुई गुस्से में इसने यमुना को बुरी तरह झंझोड़ डाला था। वो जल ही तो गई थी। सब लड़कियां इसकी हालत पे खीखी करने लगीं। इसके गुस्से में मज़ीद इजाफा हो गया। इसने एक और धमूका यमुना की कमर में जड़ दिया। क्या हुआ भाई? क्यों इस बेचारी पे जुल्म के इतने पहाड़ तोड़ रही हो?
किस जुल्म का बदला ले रही हो? इससे मारूख ने शरारत से यमुना पर होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू किया। वो क्लस के रह गई, सबकी सब शायद भूल चुकी थी कि वो क्यों उठ के बैठी थी। इससे पहले कि फिर से उनकी नोक-झोंक शुरू हो जाती, एक बार फिर ज़ोर से बिजली चमकी और वो फिर सब कुछ भूल भाल के बुरी आत्माओं की तरह एक दूसरे से चिमट गईं। इसी वक्त बहुत तेज़ बारिश हो गई, ओले पड़ने लगे। बरसने वाले ओले शायद बहुत बड़े थे। इस कमरे की छत पे गिरने वाले ओले बहुत सी आवाज़ें पैदा कर रहे थे। खटपट की सबकी खौफज़दा नज़रें छत को घूर रही थी, जैसे कि वो अभी टूट कर इनके सरों पे आ गिरेगी। इसी वक्त मज़ीद बिजली चमकी और ओले गिरने की आवाज़ में और आवाज़ें भी शामिल हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे इनकी छत पे कोई बार बार चारपाइयाँ घसीट रहा हो। इसी वक्त टॉर्च की लोग दिए की तरह टिमटिमाई और बंद हो गई। महरू बौखला गई। वो इसे उठा के ऑन ऑफ करके जलाने की कोशिश करने लगी। अंधेरे में लड़कियां और भी डर गईं। इसी वक्त सब कुछ जैसे थम गया, मुकम्मल खामोशी छा गई। वो सब ना समझने वाले अंदाज में इधर उधर देखने लगी। यमुना बदस्तूर सो रही थी। वक्फे वक्फे से इसके खर्राटे गूंज रहे थे। इसके अलावा कमरे में जामिद खामोशी थी। इसके मुंह पर कोई तकिया वगैरह रखो, वरना ये आज कम से कम मेरा तो हार्ट फेल करवा देगी। उर्वा दबी दबी आवाज़ में चीखी। इसी लम्हे दर्दनाक हवा सबके पाँव तले से ज़मीन निकल गई। इसी लम्हे दरवाज़ा नॉक हुआ। सबके पाँव तले से ज़मीन निकल गई। तकरीबन सुबह के 4 बज रहे थे और इस वक्त कौन था बाहर, और वो दांतों तले उंगलियां दबा के बैठ गईं। सब की सब अपनी जगह जम गई थीं। कौन? जब मुसलसल दस्तक की आवाज़ पे किसी ने कोई रद्द अमल ज़ाहिर ना किया तो महरी हुई को अपनी हिम्मत दिखानी पड़ी। वो उर्वा को ज़बरदस्ती चारपाई से उठाकर घसीटती हुई दरवाजे तक ले गई। इसने कांपते हाथों से ज़रा सा दरवाज़ा खोला, बाहर झांका तो उनके हॉस्टल वार्डन मैम अलीशा कैंडिल थामे तन्हा खड़ी थी। वो हैरान होने के साथ साथ परेशान भी हुई। जल्दी से सीधी हुई और दरवाज़ा खोल के एक तरफ हो गई। उन्हें देख के सब लड़कियों की जान में जान आई। वो सब खड़ी हुई उन्हें देखकर। मैम, आप इस वक्त सब खैरियत तो है ना? महरू एक ही सांस में उनसे कितने ही सवाल कर गए। ये तुम लोगों ने कमरे की क्या हालत बना रखी है? उनका चेहरा सपाट व बेतासुर था, आंखों में अजीब सी वीरानी। आवाज़ में उन्होंने काफ़ी तब्दीली महसूस की। क्या मतलब मैम? हमने आपसे इजाज़त ली थी ना? वो सब हैरान थी, आखिर उन्हें क्या हुआ है जो इतनी रात को इनकी क्लास लेने इनके पास पहुंच गई थी। हाँ, दी थी इजाज़त, लेकिन इस शर्त पे कि सब कुछ सेट करके सोगी। लेकिन तुम लोग जिस तरह बेतरतीब बेड पर ही अपने भद्दे बेडोल सरापों लेके सो गई, इतना भी जानती हो वो जो सामने कोने में अलमारी लगी है, इसमें कुरान पाक मौजूद है और तुम्हारी इस बेतरतीबी से कुरान पाक की तरफ पाँव हो रहे हैं, बेअदबी हो रही है और कुछ कुरान के तकद्दुस का भी नहीं। तुम लोगों ने, वो ऊंची आवाज़ में बोलती हूँ, उन्हें खूब खरी खरी सुना चुकी थी। वह हैरत का बुत बनी उन्हें देख रही थी। मेरा मुंह तकना बंद करो और ये लो। उन्होंने कैंडल वाला हाथ आगे बढ़ाया तो सोचो में गुम महरून निसा ने चौंक कर वो कैंडल पकड़ ली। ये रखो और अभी के अभी सारा निज़ाम दुरुस्त करो, वरना मैं सुबह तुम लोगों की ठीक से क्लास लूँगी। वो उंगली उठा के उन्हें गुस्से से तंबी करती मुड़ गई। तेज़ तेज़ कदमों से वो चलती हुई तवील राहदरी उबूर करती अंधेरे में गायब हो गई। वो किसी गैर मरई नुक्ते पे सोच कर रह गई थीं। अगले दिन वो कुछ देर से जागी थी। नीचे गई तो पता चला धूप की तमाज़त तो बहुत तेज़ थी। कहीं से भी लग नहीं रहा था कि कल रात ठीक ठाक बारिश के साथ ओले भी पड़े हैं। क्यारियाँ और सहन भी खुश्क था। वापस कमरे में आते हुए इनका टकराव गार्ड बाबा से हो गया। अस्सलाम वालेकुम गार्ड बाबा। महरून ही ने सलाम करने में पहल की। जी बेटा। वालेकुम अस्सलाम। वो भी सलाम का जवाब देकर गुजरने ही वाला था कि महरू ने फिर पुकारा, गार्ड बाबा। जी बेटा। वो मुड़े। वो मैम अलीशा नज़र नहीं आ रही, कहाँ हैं वो? बेटा जी, वो तो कल शाम ही को अपने गांव चली गई थी। गार्ड बाबा ने इन सब की समात पर धमाका किया। नहीं गार्ड बाबा, वो तो आज सुबह ही हमारे रूम में आई थी। बारिश की वजह से कल रात लाइट चली गई थी ना, इसलिए वो हमें कैंडल दे के गई थी। उर्वा ने तफसील से बताया तो बाकी सब ने भी इसकी हाँ में हाँ मिलाई। बारिश? कल रात तो क्या पिछले महीने से
यहाँ कोई बारिश नहीं हुई बेटा जी, और मैडम अलीशा के वालिद साहब को हार्ट अटैक हुआ था, इसीलिए वो कल रात इमरजेंसी में छुट्टी लेके निकली थी। गार्ड बाबा ने भी जवाबन तफसील से उन्हें बताया। बारिश नहीं हुई। अब तो वो मज़ीद हैरतज़दा रह गई। यमुना तो हर बात से लाइल्म थी। उर्वा, तुम लोग कमरे में जाओ, मैंने इनसे अकेले में कुछ बात करनी है। मैं कमरे ही मैं आ रही हूँ बात करके। इससे पहले कि वो उर्वा मज़ीद कोई बात करती, मेहरू बीच में बोल पड़ी और वो ना चाहते हुए भी इन तीनों को लेके आगे चल दी। गार्ड बाबा, सही से जवाब दीजिएगा प्लीज़, आप यहाँ काफ़ी पुराने हैं, शायद आपको कुछ पता हो। इसकी बात ख़त्म करने से पहले ही बोल पड़ा, मैं जानता हूँ तुम क्या बात करना चाहती हो। गार्ड बाबा ने राजदाराना अंदाज में कहा। क्या वाकई? इसके लहजे में हैरत थी। शायद तुम लोग जानना चाहते हो कि तुम्हारे आने से पहले इस हॉस्टल के कमरे में 2 लड़कियां हिफ्ज़ करती थीं। कॉलेज वालों ने बाकायदा मौलिम भी रखवाई थी उनके लिए। गार्ड बाबा ने बात शुरू की तो वो हैरत का शिकार हुई, लेकिन वो बीच में ना बोली। वहाँ एक बच्ची सारा थी, वो सिर्फ यहाँ हाफिज़ बनने ही आई थी। बकौल इसकी माँ बाप दोनों ने आखिरी सांस लेते हुए इसे कुरान पाक थमा के वादा लिया था कि वो हाफिज़ा बनेगी। इसने वादा किया और इनके मरने के बाद वो इस इमारत में हिफ्ज़ करने पहुँच गई और सारा दिन कुरान पाक को पढ़ने में ही मसरूफ़ रहती। इस पर सिर्फ एक बात का जुनून सवार था कि इसे हिफ्ज़ करना। एक दिन वो अपनी क्लास में कुछ लड़कियों के साथ कुरान पाक पढ़ रही थी कि इसके साथ बैठी एक घमंडी लड़की से इसके कुरान पाक पर नीली स्याही के कुछ कतरे गिर गए। साफ शफाफ सफ़ा पर बदनुमा आ गए। इस लड़की जिसका नाम सारा था, इससे ये भी बिल्कुल बर्दाश्त ना हुआ तो इसने फ़ौरन रद्दो अमल ज़ाहिर किया और एक ज़ोरदार तमाचा इस घमंडी लड़की के मुंह पे जड़ दिया। इस लड़की का भी पारा हाई हो गया। शाम के वक्त सारा अपने कमरे के साथ रेलिंग थामे खड़ी अपनी माँ बाप को याद करने में मगन थी कि वो लड़की आई। उसने सारा को जोरदार धक्का दे के वहाँ से गिरा दिया। वो सर के बल ज़मीन से टकराई, उसका सर फट गया। इसने वहीं तड़प के अपनी जान दे दी। लेकिन चंद दिनों बाद सारा की रूह ने इस लड़की को भी नहीं छोड़ा। इसे इसका सांस रोक कर मार डाला। तुमसे पहले भी कई बार इस कमरे की लड़कियां इसी वजह से इसके गज़ब का शिकार हुई और कल रात तुम लोग भी। मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से कल रात आसमान से पत्थर बरसते देखे हैं। गार्ड बाबा ने सैन में पड़े पत्थरों की तरफ इशारा किया। तो इसका मतलब वो कल हमें वार्न करने आई थी। मेहरू ने अंदाज़ा लगाया। मेरा भी यही ख्याल है। गार्ड बाबा अपनी पूरी बात कह के वहाँ से निकल गया और वो वहीं खड़ी रह गई। इसी वक्त इसके जहन में एक ख्याल कूंदा सा लपका तो वो 2 सीढ़ियाँ फलांग के कमरे में पहुंची और कल रात वाली कैंडल ढूंढने लगी, लेकिन वहाँ मौजूद होती तो मिलती। इसने हर जगह ढूंढी, ना पाकर वो परेशान होकर बैठ गई। इसी वक्त इसकी नज़र सामने साए पे पड़ी। जिसने गौर से देखा तो वो एक लड़की की धुंधली सी छवि इसे दिखाई दी। हिजाब के हाले में पुरनूर चेहरा इसका और वो इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। इसी वक्त इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लहरा के फर्श पे ज़मींबोस होके गिरते वक्त इसने अपने वजूद पे कई चेहरे झुकते हुए महसूस किए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।